नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। साथियों, यहाँ पे पहला प्रश्न लेते हैं। अलंकार सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य थे, तो यहाँ पे कौन हो जाएंगे अलंकार सिद्धांत के प्रवर्तक? आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा बी हो जाएगा। यहाँ पे भामा हो जाते हैं अलंकार सिद्धांत के प्रवर्तक। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि काव्य के विशिष्ट तत्व के रूप में ध्वनि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा, यहाँ पे चारों ऑप्शन ना बोल करके केवल एक ही बोलेंगे। और यदि आप लोग चाहें तो यहाँ पे कमेंट बॉक्स में आप अपना उत्तर यहाँ पे बता सकते हैं। तो यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे सी, आनंदवर्धन हो जाता है। अगला है ध्वन्यालोक किस तत्व से संबंधित है? अलंकार से, यहाँ पे रस से, नाट्य से या फिर ध्वनि से? यहाँ पे हो जाएगा कि ये ध्वनि से हो जाते हैं संबंधित ध्वन्यालोक। अगला यहाँ पे है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो कौन सा यहाँ पे सही नहीं है? आचार्य मम्मट भुक्तिवाद यहाँ पे हो जाएगा आपका सी, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाता है। अगला है कि सुंदर है विहंग सुंदर है विहंग सुमन सुंदर मानो तुम सबसे सुंदरतम में कौन सा काव्य दोष है? तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा, यहाँ पे अधिक पदत्व हो जाता है। क्या हो जाएगा? अधिक पदत्व दोष यहाँ पे हो जाता है। ए आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा सही। तो यहाँ पे अगला प्रश्न है कि नाट्यशास्त्र के प्रणेता हैं, तो यहाँ पे कौन हो जाएंगे नाट्यशास्त्र के प्रणेता जो माने जाते हैं? यहाँ पे हो जाएंगे नाट्यशास्त्र के प्रणेता यहाँ पे भरत मुनि हो जाएंगे। बी आंसर आपका हो जाएगा बिल्कुल ही सही। अगला है कि विभावना भाव व्यभिचारी संयोगात निष्पत्ति को प्रतिपादित किया है, किसने किया है? यहाँ पे आपका जो आंसर सही हो जाएगा वो हो जाता है भरत मुनि ने इसको यहाँ पे प्रतिपादित किया है। अगला है कि कुबलयानंद के रचयिता कौन है? तो कुबलयानंद के जो रचयिता हैं यहाँ पे हो जाते हैं, आपका आंसर यहाँ पे अप्पय दीक्षित हो जाएगा। डी बिल्कुल ही सही है। यहाँ पे आप लोग जो ये काव्य शास्त्र के अंतर्गत जो प्रश्न बनते हैं, यहाँ पे जितने भी प्रश्न एग्जाम में बनने की संभावना है उन प्रश्नों को यहाँ पे पूरी तरह से समाहित किया गया है। यदि आप लोग यहाँ से अपनी तैयारी को करते हैं तो देखिए आपका कोई भी प्रश्न यहाँ से बिल्कुल भी छूटेगा नहीं। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि आचार्य मम्मट ने काव्य गुण माने हैं, कितने माने हैं उन्होंने? तो यहाँ पे हो जाएगा कि जो आचार्य मम्मट हैं उनके काव्य गुणों की संख्या जो है यहाँ पे 3 हो जाती है। तो बी आंसर आपका हो जाएगा बिल्कुल ही सही। अगला है नकांतमप निर्भूषम विभाति बनिता मुखम, यह अभिमत किसका है? तो ये किसका यहाँ पे अभिमत हो जाता है? आंसर आपका यहाँ पे आचार्य भामा का ये अभिमत हो जाता है। सी हो जाएगा बिल्कुल ही सही। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि शब्द की वह शक्ति जिससे वाचार्थ प्रकट होता है तो कहलाती है, कौन सा यहाँ पे हो जाएगा? तो आप लोग यहाँ पे आंसर करेंगे। तो यहाँ पे जिसमें वाचार्थ प्रकट हो जाता है ये अभिधा होता है। जो शब्द शक्ति है वो हो जाएगी कौन सी? अभिधा। यहाँ पे डी आंसर आपका हो जाएगा बिल्कुल ही सही। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि सही युग्म को चिन्हित कीजिए। तो यहाँ पे जो आपका सही युग्म हो जाएगा, तो यहाँ पे वैदर्भी माधुर्य है, गौड़ी यहाँ पे माधुर्य है, पंचाली ओज है, गौड़ी प्रसाद है। तो यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए बिल्कुल ही सही, वैदर्भी यहाँ पे माधुर्य हो जाता है। अगला है निरख सखी ए खंजन आए फेरे उन मेरे रंजन ने नयन इधर मन भाए। इस पंक्ति में कौन सा गुण है? ओज गुण है, माधुर्य गुण है, प्रसाद गुण है, इनमें से कोई नहीं है। यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाता है इसमें माधुर्य हो जाएगा बिल्कुल ही सही। अगला प्रश्न यहाँ पे लेते हैं कि काव्य का वह गुण जो चित्त में तेज और स्फूर्ति का संचार मतलब करता है वह कौन सा गुण कहलाता है? तो जब जहाँ पे इस फुर्ती और तेज की बात होती है तो यहाँ पे एक ही गुण देखने को मिलता है, वो हो जाता है इसमें ओज गुण। ए आंसर आपका हो जाएगा बिल्कुल ही सही। तर रूप धर देख के बेहरिन तिये अकुलाय में कौन सा काव्य दोष हो जाता है? तो यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा, यहाँ पर क्लिष्टता देखने को मिलती है। तो यहाँ पर डी आंसर आपका हो जाएगा बिल्कुल ही सही। अगला यहाँ पे है दंडी के काव्य शास्त्रीय ग्रंथ का नाम। तो इनके नाम का मतलब दंडी के ग्रंथ का नाम पूछा जा रहा है। आंसर आपका जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा सी, इसमें काव्य दर्श हो जाएगा। दंडी के जो काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है यहाँ पे काव्य शास्त्र हो, जो काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है दंडी का, वो हो जाएगा काव्य दर्श यहाँ पे।
शब्दार्थों सहितो काव्यम परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? यहाँ पे जो आपका आंसर है वो हो जाएगा इसमें कि किसके द्वारा ये कहा गया है शब्दार्थों सहितो काव्यम, ये परिभाषा किसने दी है? तो यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा बिल्कुल ही सही, सी हो जाएगा। यहाँ पे आचार्य भामह का ये कथन या परिभाषा यहाँ पे हो जाती है, शब्दार्थों सहितो काव्यम भामा। ऐसे कर दीजिए तो आपको ऐसे ही याद हो जाएगा, शब्दार्थों सहितो काव्यम भामा। अगला यहाँ पे हो जाएगा दृश्य काव्य की विधा है, तो नाटक है, निबंध है, उपन्यास है, गीत काव्य है। आंसर जो आपका हो जाएगा ए हो जाएगा इसमें बिल्कुल ही सही। नाटक जो है ये किसके अंतर्गत? तो ये हो जाएगा दृश्य काव्य विधा के अंतर्गत आता है। रस सूत्र की अनुमतिवाद व्याख्या करने वाले आचार्य कौन हैं? भट्टनायक हैं, अभिनवगुप्त हैं, भट्टलोल्लट हैं, शंकुक हैं। रस सूत्र की अनुमतिवाद व्याख्या करने वाले जो आचार्य हो जाएंगे वो यहाँ पे हो जाएंगे शंकुक। डी आंसर आपका हो जाएगा सही बिल्कुल। अनुभव कितने, यहाँ पे अनुभवों की संख्या पूछी जा रही कि इसके कितने भेद होते हैं? तो इसमें 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, ये फिर या फिर 6 हो जाते हैं। यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा ए बिल्कुल ही सही हो जाएगा। इसमें अनुभवों की जो यहाँ पे भेद पूछे जा रहे हैं कितने हैं? तो यहाँ पे 2 हो जाता है। अनुभवों के भेद यहाँ पे कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे, बिल्कुल ही सही है। यहाँ पे भरत मुनि ने रस सूत्र का विवेचन अपने किस ग्रंथ में किया है? तो इनका ग्रंथ पूछा जा रहा है किसका? तो भरत मुनि जी का। और इसमें इन्होंने जो रस सूत्र का इन्होंने विवेचन किया है ये हो जाता है यहाँ पे नाट्यशास्त्र। बी आंसर आपका हो जाएगा सही। नाट्यशास्त्र में ही रस सूत्र की इन्होंने विवेचना किया है। किसने किया है? तो भरत मुनि ने यहाँ पे किया है। अगला यहाँ पे प्रश्न लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन किसके लिए प्रसिद्ध नहीं है? तो यहाँ पे उपमा के लिए कालिदास हो जाएंगे। किसके लिए? उपमा के लिए कालिदास। और उसके बाद में करुण के लिए यहाँ पे पूछा जा रहा है कौन है? अलंकार के लिए कौन है? वक्रोक्ति के लिए यहाँ पे कौन है? तो यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा, नहीं पूछा जा रहा है इसमें, तो यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा वक्रोक्ति के लिए क्षेमेंद्र यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे आपका डी आंसर हो जाएगा बिल्कुल ही सही। महिम भट्ट द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत कौन सा है? अनुमानवाद है, तात्पर्यवाद है, लक्षणवाद, अभिव्यंजनावाद है। तो यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अनुमानवाद हो जाएगा। किसका? महिम भट्ट का प्रतिपादन, जो महिम भट्ट द्वारा प्रतिपादित किया गया है कौन सा सिद्धांत? तो यहाँ पे अनुमानवाद हो जाएगा। किसका? महिम भट्ट द्वारा प्रतिपादित किया गया है अनुमानवाद। चंपू के 2 भेद हैं, तो चंपू के जो भेद हैं उसका नाम यहाँ पे बताना है, कौन सा हो जाएगा? विरुद्ध और कपालक, विरुद्ध कूलक, विरुद्ध और वज्र, विरुद्ध और करंभक। यहाँ पे आपका डी आंसर हो जाएगा बिल्कुल ही सही। यहाँ पे आपका डी हो जाता है बिल्कुल ही सही। अगला है कि निम्नलिखित में से किस आचार्य ने अलंकार और अलंकार में अभेद माना है? भामा ने, कुंतक ने, विश्वनाथ ने या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने? किसने माना है यहाँ पे अभेद? तो यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा इसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने यहाँ पे माना है। डी आंसर आपका हो जाएगा बिल्कुल ही सही। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि काव्य संप्रदाय का सही विकास क्रम क्या होगा? तो जो काव्य का जो संप्रदायों का सही विकास क्रम यहाँ पे पूछा जा रहा है, आप लोग यहाँ पे आंसर करेंगे क्या हो जाएगा? यहाँ पे रस, अलंकार, रीत, वक्रोक्ति, ध्वनि और औचित्य। मतलब इसका सीरियल बहुत अच्छे से याद करना रहता है क्योंकि कभी कभी ये ऐसे ही पूछा जाता है। तो यहाँ पे रस, उसके बाद अलंकार, उसके बाद रीति, फिर वक्रोक्ति, ध्वनि, औचित्य, ये यहाँ पे आपका सीरियल वाइज हो जाता है। अगला है बेपथु कौन सा अनुभाव है? आंगिक है, वाचिक है, सात्विक है, बौद्धिक है? तो यहाँ पे आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, इसमें सात्विक हो जाता है। क्या हो जाता है? सात्विक हो जाएगा। बेपथु का जो अनुभाव है ये यहाँ पे सात्विक हो जाएगा। काव्य के अर्थ वैज्ञानिक विवेचन का शुभारंभ किसने किया है? काव्य के अर्थ वैज्ञानिक विवेचन का शुभारंभ किसने किया है? वामन ने किया है, महिम भट्ट ने किया है, मम्मट ने किया या फिर आनंदवर्धन ने किया? आपका आंसर जो यहाँ पे सही हो जाएगा वो हो जाता है यहाँ पे वामन ने किया है काव्य के अर्थ वैज्ञानिक विवेचन का शुभारंभ। किसने? तो यहाँ पे वामन ने किया है। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि रस को नाट्य तक सीमित रखने का सर्वप्रथम विरोध किसने किया? तो भामह ने किया, रुद्रट ने, आनंदवर्धन या फिर अभिनव गुप्त ने? आंसर जो आपका सही हो जाएगा वो डी हो जाता है। इसमें अभिनव गुप्त ने इसका विरोध यहाँ पे सर्वप्रथम किया है। किसने? अभिनव गुप्त ने रस नाट्य को जब सीमित किया गया तो सर्वप्रथम उन्होंने इसका विरोध किया।
अगला प्रश्न लेते हैं, मतलब 30 नंबर का यहाँ पे प्रश्न जो है कि विश्वनाथ के अतिरिक्त किस आचार्य ने साहित्य शब्द को अपने ग्रंथ नाम में प्रयुक्त किया। तो सबसे पहले किसने यहाँ पे किया, ये विश्वनाथ के अतिरिक्त यहाँ पे पूछा जा रहा है। आंसर आपका हो जाएगा सी, इसमें रुयक ने किया है। मतलब कि सबसे पहले यहाँ विश्वनाथ के अतिरिक्त जो किया है साहित्य शब्द का अपने ग्रंथ में प्रयुक्त, तो यहाँ पे रुयक हो जाएंगे। अगला है समास को अधिकता ओज कहलाती है, समास की अधिकता ओज कहलाती है। यहाँ पे हो जाएगा कि ओजस समासस भूषत्वम। यह कथन किसका है, भरत का है, वामन का, रुयक या फिर दंडी का। तो यहाँ पे जो आपका हो जाएगा वो हो जाता है यहाँ पे वामन का ये कथन हो जाएगा, किसका, वामन का यहाँ पे कथन हो जाता है। काशिका क्या है, पतंजलि कृत महाभास की टीका है, पतंजलि कृत योग सूत्र का टीका है, या फिर पाणिनि की अष्टाध्यायी की टीका है, या फिर भर्तृहरि कृत वाक्पदीय की टीका यहाँ पे हो जाती है। जो आपका आंसर बनेगा यहाँ पे वो हो जाएगा सी, यहाँ पे पाणिनि कृत अष्टाध्यायी की टीका ये हो जाएगा, किसका, पाणिनि कृत अष्टाध्यायी की टीका हो जाएगा, कशिका यहाँ पे हो जाता है, कशिका ये यहाँ पे पाणिनि कृत अष्टाध्यायी की टीका के रूप में प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि रमणीयात प्रतिपादकः शब्दः काव्यम के प्रवर्तक कौन है, दंडी हैं, आचार्य जगन्नाथ हैं, या फिर मम्मट, या फिर विश्वनाथ। यहाँ पे जो आपका आंसर बनता है वो सही बी हो जाएगा, इसमें बिल्कुल ही सही आचार्य यहाँ पे पंडित राज जगन्नाथ जी का ये कथन यहाँ पे हो जाएगा, और इसके प्रवर्तक भी माने जाते हैं। भरत के रस सूत्र के व्याख्याता आचार्य शंकुक का सिद्धांत कहलाता है उत्पत्तिवाद, अव्यंजनावाद, अनुमतिवाद या फिर भुक्तिवाद। तो जब शंकुक की बात आती है यहाँ पे, तो यहाँ पे शंकुक जी ने एक ही किया है, अनुमतिवाद इन्होंने दिया है। किसने दिया है, तो अनुमतिवाद का प्रवर्तन यहाँ पे अगर पूछा जाता है तो ये शंकुक हो जाएगा, सी आंसर बिल्कुल ही सही यहाँ पे आपका हो जाएगा। वक्रोक्ति काव्य जीवितम कहकर वक्रोक्ति को ही काव्य की आत्मा स्वीकार करने वाले आचार्य कौन हैं, विश्वनाथ हैं, मम्मट हैं, कुंतक या फिर दंडी। तो यहाँ पे जो आंसर आपका बनेगा सी हो जाएगा बिल्कुल ही सही, यहाँ पे कुंतक हो जाएंगे। वक्रोक्ति काव्य जीवितम कहकर नहीं, वक्रोक्ति को काव्य की आत्मा स्वीकार किया है, वक्रोक्ति कहकर यहाँ पे किसने, तो कुंतक ने इसको स्वीकार किया है। अगला प्रश्न है कि इनमें से आचार्य मम्मट की रचना कौन सी है, तो यहाँ पे हो जाएगा नाट्यशास्त्र है, व्यक्ति विवेक यहाँ पे काव्य अलंकार या फिर काव्य प्रकाश। यहाँ पे जो मम्मट की रचना हो जाती है वो यहाँ पे हो जाएगी काव्य प्रकाश, और ये उल्लासों में इसको बांटा गया है। मतलब ये जो इस खंड में होते हैं और भाग होता है, अध्याय होता है, ऐसे ही इसको किसने इस उल्लास में इसको विभक्त किया गया है यहाँ पे मम्मट के काव्य प्रकाश को। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, दंडी हैं, भामा हैं, मम्मट हैं या फिर भरत मुनि। अलंकार के यहाँ पे प्रवर्तक पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे आपका आंसर बी हो जाएगा बिल्कुल ही सही, भामा यहाँ पे हो जाता है, यहाँ पे आपका आंसर बिल्कुल ही सही। अगला प्रश्न है कि नाटक को पंचम वेद की मान्यता प्रदान की किसने यहाँ पे प्रदान किया है, भरत मुनि ने, विश्वनाथ ने, दशरथ ओझा या फिर पाणिनि ने। आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए हो जाएगा, भरत मुनि ने पंचम वेद की मान्यता यहाँ पे प्रदान किया है। अगला है सुख दुख आत्म कोरसा कहने वाले आचार्य कौन है, तो भरत मुनि हैं, रामचंद्र गुणचंद हैं, आचार्य विश्वनाथ हैं या फिर आनंद वर्धन हैं। आंसर आपका जो सही हो जाएगा वो रामचंद्र गुणचंद यहाँ पे इन्होंने इसको कहा है, बी आंसर हो जाएगा बिल्कुल ही सही। निम्नलिखित में से संस्कृत समीक्षा पद्धति से संबंधित नहीं है, रस है, अलंकार है, ध्वनि है या फिर शैली विज्ञान है। आंसर आपका सही हो जाएगा डी, इसमें शैली विज्ञान जो है ये इसे संस्कृत समीक्षा पद्धति से संबंधित ये यहाँ पे नहीं है, ये आपका डी हो जाएगा बिल्कुल ही सही। आचार्य भरत मुनि ने काव्य गुणों की जो संख्या बताई है, कितनी बनाई है, आचार्य भरत मुनि के अनुसार यदि पूछा जाता है कि काव्य गुणों की संख्या कितनी है, तो आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा कि इनकी संख्या जो है 10 हो जाती है। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि अर्थबोध कराने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, अभिधा शक्ति शब्द शक्ति है, लक्षणा पर आधारित होती है। आपका आंसर यहाँ पे जो सही हो जाएगा ये यहाँ पे आप लोग बताएंगे, तो डी आंसर आपका हो जाएगा, लक्षणा यहाँ पे व्यंजना दोनों शब्द शक्तियाँ अभिधा पर आधारित होती हैं, तो यहाँ पे आपका डी हो जाएगा बिल्कुल ही सही आंसर। यहाँ पे अगला प्रश्न है कि जब
जब ताश बटालियन टाइगर हिल की सीमा लगे गरजने, जब शहादत लेते हिमगिर की चट्टानें लगें गरजने, जब जाग उठे ये शेर बबर पौरुष हुंकार उठा था, मातृभूमि की बलवेदी पर लहू पुकार उठा था। तो यहाँ पे जो इसका ऑप्शन है वो अगला वीडियो जो हमारा आएगा उसमें आपको देखने को मिलेगा। तो आप लोग आपकी जो काव्य शास्त्र की तैयारी है यहाँ से हो सकता है, बिल्कुल हो नहीं सकता है, बिल्कुल 100% मान के चलिए कि आपके लिए ये एक संजीवनी का काम करेगा। तो आप लोग अपनी तैयारी यहाँ से करते रहिए। धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।